अच्छा, प्रोटोकॉल इसका क्या होता है, जब भी पेशेंट कोई भी पेरिटोनियम वो परफोरेशन के साथ आएगा, बेशक वो टाइफाइड की परफोरेशन है, बेशक वो टीबी की परफोरेशन है, ड्यूडेनम की परफोरेशन है, अल्सर की परफोरेशन है, सबके अंदर आप ये सब कुछ कॉमन लिख सकते हो। सबसे पहले हमने करनी है रिससिटेशन। रिससिटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, आईवी लाइन मेंटेन करते हैं और उसको फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। एनजी ट्यूब डाल के स्टमक को जितना भी है उसको डीकम्प्रेस कर लेते हैं, जो कुछ उसके स्टमक में है। फॉलीज कैथीटर करते डालते हैं। फॉलीज हम क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इनपुट और आउटपुट का रिकॉर्ड रखना है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक कौन सी देनी होती है, एंटीबायोटिक्स हम देते हैं 3rd जनरेशन से पेलोस्पोरिन और मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, ये 2 हमने एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं कवर। अगर हो अब अल्सर की परफोरेशन होगी तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर आप लोग ऐड कर दोगे, लेकिन ये अल्सर की नहीं है, वैसे मैं बता रही हूँ कॉमन सारा क्या होता है। पेन मैनेजमेंट करनी है आप लोगों ने, उसके बाद ये रिससिटेशन के अंदर सब कुछ ये आता है। उसके बाद हम करते हैं एवेल्युएशन। रिससिटेशन के बाद एवेल्युएशन के अंदर क्या होता है, हिस्ट्री प्लस एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के ऊपर क्या आएगा, टेंस टेंडर एब्डोमेन, और इसके अलावा हम ऑस्कल्टेशन पे बावल साउंड्स देख सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में उसने नहीं दिया हुआ, वैसे क्या होता है कि जब परफोरेशन हुई होती है तो बावल साउंड्स डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में स्टार्ट में जो होता है बावल साउंड ज़्यादा आ रहे होते हैं, और एंड पे जब आईलीएस में चला जाता है तो बावल साउंड डिक्रीज उसमें भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। फिर आप करवाओगे इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशन सारी ब्लड रिलेटेड जितनी भी हैं, ब्लड आप सीबीसी और वैसे ही आप बेस लाइन से करवाओगे सारे के सारे। उसके बाद रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, वो आप इन्वेस्टिगेशन जो करवाओगे उसके अंदर एक्सरे करवाओगे ताकि आप एयर अंडर डायफ्राम ये चीज़ देख सको। इस पेशेंट के अंदर ज़रूरत नहीं है कि आप माइलेज भी करवाओ, वैसे माइलेज भी करवाने चाहिए ताकि हम एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस को रूल आउट कर सकें। उसके अलावा सिटी जो होता है वो मेन जो होता है एब्सोल्यूट आपके लिए है इन्वेस्टिगेशन, गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन सिटी तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे जो सेटअप में हॉस्पिटल में है। उसके बाद हिस्ट्री और एग्जामिनेशन हो गई, ये होगी एवेल्युएशन। उसके बाद हम करते हैं प्रिपरेशन फॉर सर्जरी। सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पेशेंट को, उसके लिए एनेस्थीसिया, फिटनेस, ब्लड अरेंजमेंट और ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें लिखोगे। उसके बाद करेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर क्या करते हैं, पेशेंट में लेप्रोटमी करते हैं, मिडलाइन इंसिजन देते हैं, फुल एब्डोमेन को ओपन करते हैं, देखते हैं परफोरेशन किस जगह पड़ी हुई है। ये मोस्ट प्रोबेबली होगी टाइफाइड की परफोरेशन। टाइफाइड के लिए हम 2 तरह से कर सकते हैं, या तो हम प्राइमरी क्लोजर कर लें या तो हम आइलियोस्टमी बना दें। अब ये 2 तरह की थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइमरी क्लोजर नहीं करनी चाहिए, आइलियोस्टमी ही बनानी चाहिए, क्योंकि साइड वाली जो गट हुई हुई है वो हुई हुई है वीक, तो एनास्टोमोसिस लीक हो जाएगा। तो इसीलिए पहले आइलियोस्टमी बना दो, 6 to 8 वीक के बाद उसको रिवर्सल कर दो आइलियोस्टमी को। ये तो सबको पता है ना, रिवर्सल और आइलियोस्टमी क्या बात होती है। ठीक है, तो ये 2 तरह के ऑपरेशन हो गए। और फिर उसके बाद पोस्ट ऑप केयर और पोस्ट ऑप मैनेजमेंट। पोस्ट ऑप के अंदर हमने क्या करना है, पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है, उसको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है तो उसको ट्रीट करना है, बस यही चीज़ें होती हैं सारी। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई है, किसी को नहीं समझ आई तो अभी बताओ। सर्जरी प्रिपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं सर्जरी के लिए। एनेस्थीसिया, फिटनेस, ब्लड अरेंजमेंट और ये वाली सारी चीज़ें, उसके मतलब बाकी सारे टेस्ट रिपोर्ट्स और ये चीज़ें। अगर वार्ड्स वगैरह में आप लोगों ने देखा ही होगा कैसे वो मतलब सारा सारी बेस लाइन करवानी है, इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरी नहीं होती सर्जरी नहीं करते ना, और ब्लड अरेंज होना चाहिए, ये सब कुछ। बस ये जर्नल सा वो प्रोटोकॉल है, आप एक लाइन में ये लिख दोगे तो काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 65-year-old female presented with a lump in
in right groin. On examination, lump is firm, non-tender, positive cuff impulse, and reducible. Lump is situated below and lateral to pubic tubercle. What is most likely diagnosis? लिखिए सब आंसर. हाँ जी, ये फेमरल हर्निया है. जो लोग इनग्वाइनल हर्निया कह रहे हैं ना, वो होता है अबव और मीडियल प्यूबिक ट्यूबरकल से. ये चीज़ याद रखिए. इनग्वाइनल जो होता है वो अबव और मीडियल होता है, बिलो और लेटरल जो होता है वो फेमरल होता है. दूसरी एक चीज़ ये वैसे ही है कि फीमेल्स के अंदर जो ज़्यादा कॉमन होता है ना वो फेमरल होता है. ठीक है. और डिफरेंशियल डायग्नोसिस अब आप लोग लिखो. ठीक है. इसके डिफरेंशियल्स बहुत सारे हैं. हम इनग्वाइनल हर्निया को रख सकते हैं डिफरेंशियल में, सेफना वेरिक्स रख सकते हैं, लिम्फ नोड रख सकते हैं, लाइपोमा रख सकते हैं, सॉ सेप्सिस रख सकते हैं, फेमरल आर्टरी का एन्यूरिज्म रख सकते हैं. तो 3-4 आप लोग लिख दो, काफ़ी है. ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है ना, 3 ऑपरेशन है जो कि हम कर सकते हैं. एक है इंफ्रा इनग्वाइनल, एक है ट्रांस इनग्वाइनल, और एक कहते हैं हाई ऑपरेशन. 3. इनके 2-2 नाम हैं, एक-एक नाम याद कर लो बहुत है. अब क्या है? इंफ्रा इनग्वाइनल, ट्रांस इनग्वाइनल और हाई ऑपरेशन. 3. Next question is 60-year-old male presented in OPD with complaint of increased frequency of micturition, thinning of stream and sense of incomplete evacuation of urinary bladder. इसके आपने लिखना है डिफरेंशियल डायग्नोसिस. लिखें. ठीक है. बीपीएच, प्रोस्टेट कैंसर, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और स्टोन, ये हम सब कुछ लिख सकते हैं इसके डिफरेंशियल में. अब कॉम्प्लिकेशंस उसने पूछा हुआ है. कॉम्प्लिकेशंस अगर किसी को पता है तो वो लिखते हैं, वरना मैं बता देती हूँ. अच्छा, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो होता है यूटीआई हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, और अगर कैंसर है तो वो मेटास्टेसिस हो जाएगी उस कॉम्प्लिकेशंस के अंदर.
ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। 20-year-old unmarried male presented in emergency with painful enlargement of right testes, history of fever. There is history of sexual contact and prolonged discharge from the urethra. Clinical diagnosis क्या है? ठीक है, इसका आंसर है एपिडाइडिमा ऑर्काइटिस। क्लेमेडिया की वजह से इसको हुआ होगा, मोस्ट कॉमन क्लेमेडिया से हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री भी ऐसी है इसकी। और मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे हम स्क्रोटल स्पॉट, एनाल्जेसिक्स, पेन किलर्स दे देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, मेनली सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डॉक्सीसाइक्लिन 14 डेज के लिए। और उसके बाद अगर एप्सिस बनी हुई है तो एप्सिस को ड्रेन करेंगे। बस यही है सारा का सारा ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है 20-year-old male presented with discharging sinus in posterior triangle of neck. Examination revealed multiple lymph node matted together in posterior triangle of neck at the site of sinus. पैथोफिजियोलॉजी क्या है और मैनेजमेंट, इसके लिए आप पहले बताओ कि डायग्नोसिस क्या है। एंटीबायोटिक्स देनी थी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और साथ हमने डॉक्सीसाइक्लिन लास्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इसको टीबी ही है, लिम्फेडिनाइटिस हुआ है उसकी वजह से इसको। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर इसके ना स्टेजेस और वो सारा आप लोग बता दोगे। स्टेजेस मैं बता देती हूँ सारी जो है, अगर किसी को समझ ना आए वो बता दे, फिर मैं ड्रॉ करके भी बता दूंगी। अच्छा, सबसे पहले होता है स्टेज ऑफ लिम्फेडिनाइटिस। लिम्फेडिनाइटिस का क्या मतलब है? हर लिम्फ नोड अपनी अपनी जगह पे पड़ा हुआ एनलार्ज हो गया है, उसकी कंसिस्टेंसी फर्म हो गई है, और लेकिन उसका जो है ना कैप्सूल वो इंटेक्ट है, लिम्फ नोड अपना अपना, लेकिन पड़ा हुआ अलग अलग है। ये हो गई स्टेज ऑफ लिम्फेडिनाइटिस। नेक्स्ट होती है स्टेज ऑफ मेटिंग। इसके अंदर क्या होता है? पेरियडिनाइटिस। अब ये जो है ना कैप्सूल की जो है ना इन्वॉल्वमेंट हो गई है और सारे के सारे लिम्फ नोड इकट्ठे हो जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर होगा स्टेज ऑफ कोल्ड एप्सिस। नेक्रोसिस स्टार्ट होगी और एप्सिस बन जाएगी। एप्सिस कैसी होगी? फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होगी। उसके बाद हो जाता है कॉलर स्टर्ड एप्सिस। कॉलर स्टर्ड एप्सिस क्या होता है कि कोल्ड एप्सिस पड़ी हुई होती है डीप फेशिया के अंदर, तो वो जब रप्चर होगी ना तो उसकी वजह से हो जाती है, डीप फेशिया से रप्चर होकर ऊपर आ जाएगी सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर, फ्लक्चुएंट स्वेलिंग। उसके बाद क्या होता है? साइनस फॉर्मेशन। साइनस के अंदर होता है कि बाहर ओपनिंग बन जाती है जहाँ से ड्रेनेज स्टार्ट हो जाती है। ये स्टेजेस हैं, ये सबको समझ आ गई हैं। पेज नंबर ये जर्नल सर्जरी में दिया हुआ है लिम्फेटिक वाले चैप्टर में, मुझे पेज नंबर ऐसे याद नहीं है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये स्टेजेस जो बताएंगे समझ आ गई। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट ही देनी है, थेरेपी पूरी देनी है 9 to 12 मंथ्स के लिए। अगर कोल्ड एप्सिस बनी हुई है तो उसको हम एस्पायरेट कर सकते हैं, और जो साइनस ट्रैक सारा का सारा बना हुआ है तो उसको हम एक्सरसाइज करेंगे। जब तक साइनस ट्रैक को नहीं करेंगे ठीक, ठीक वैसे वो नहीं हो सकता, एंटी ट्यूबरकुलस से ठीक नहीं होगा ट्रीटमेंट से। स्टेजेस के अंदर क्या है ड्रॉ करके बता दूं, अब समझ नहीं आ रही तो।
फॉर एग्जाम्पल ये ना अलग अलग लिम्फ नोड पड़े हुए हैं पहली स्टेज के अंदर, सिर्फ लिम्फ नोड का साइज एनलार्ज हो गया, ठीक है, इसको कहेंगे पेरियडिनाइटिस हुआ है। क्या मतलब है कि लिम्फ नोड का सिर्फ साइज बड़ा हो गया और जो है ना उसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, पेरियडिनाइटिस नहीं एडिनाइटिस हुआ है, अभी कंसिस्टेंसी फॉर्म हो गई है। अब क्या होगा, सारे के सारे साइड पे हो जाएगी इन्फ्लेमेशन और सारे के सारे ये आपस में मिल जाएंगे। ये स्टेज ऑफ मैटिंग आ गई है, एक सारा का सारा कुछ इकट्ठे हो गया, समझ लो ये सारा इकट्ठा है। थर्ड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हो गई है नेक्रोसिस, नेक्रोसिस हो गई है लेकिन ये बन गई कोल्ड एब्सेस, लेकिन ये पड़ी हुई है डीप, बहुत ज़्यादा स्किन से बहुत ज़्यादा डीप फेशिया के अंदर पड़ा हुआ है। इसको अगर हम ऊपर से क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे कैसे होगा, ये फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होगी। उसके बाद क्या होगा कि अगर कोल्ड एब्सेस रप्चर होकर ऊपर आ जाए, सबकुटेनियस इस वाली लेयर के अंदर आ जाए, तो हम कहेंगे इसको कॉलर स्टर्ड एब्सेस। ये भी फ्लक्चुएंट होगी लेकिन ये सुपरफिशियल सबकुटेनियस होगी। उसके बाद क्या होगा, बाहर साइनस बन जाएगा, सारा का सारा डिस्चार्ज होकर बाहर आने लग जाएगा। ठीक है, 5 स्टेजेस हैं ये, इसको ऐसे ही याद कर लेना है। समझ आ गई अब? फिफ्थ स्टेज को कहते हैं स्टेज ऑफ साइनस फॉर्मेशन। अच्छा, मैनेजमेंट के अंदर क्या देंगे, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी जो है वही पूरी हमने देनी है और 9 to 12 मंथ्स के लिए। अगर कोल्ड एब्सेस है तो उसको ड्रेन करेंगे और साइनस को पूरा का पूरा एक्सरसाइज करते हैं। साइनस का क्या मतलब है कि मतलब एक समझ लो बाहर से ना खुला हुआ जख्म बना हुआ है, उसके अंदर से सारा का सारा पस और वो सब कुछ आ रहा है, ड्रेनिंग साइनस। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट करते हैं। Patient with stab wound in right chest above the nipple presented in the emergency. Patient is in respiratory distress. Immediate thoracostomy tube was placed. Patient became stable. On fourth day of admission, patient was re-evaluated. Lungs was completely expanded clinically and radiologically. Thoracostomy tube was removed and patient was discharged. ठीक है, after a few weeks, patient again presented in the emergency with respiratory distress and high-grade fever, absent breath sound, absent breath sound on right chest पे with dull percussion note. What is your clinical diagnosis? लिखें सब diagnosis इसकी। ठीक है, जिन्होंने कहा है कि ये है एम्पाइमाथोरेसिस, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब जो लोग कह रहे हैं ना हीमोथोरेक्स या कुछ और, वो नहीं है। ये देखो आप लोग, हाई ग्रेड फीवर है, इसको पहले एक दफ़ा उसको जो हुआ है वो ठीक हो गया है, उसके बाद किया है, मतलब कोई बाद में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है। समझ आ गई है इसकी सबको ना डायग्नोसिस की। अब मैनेजमेंट में हमने क्या करना है, मैनेजमेंट में यही कि पेशेंट को पहले एडमिट करोगे आप लोग, ठीक है, चेस्ट ट्यूब से या तो ड्रेन कर सकते हो आप एम्पायमा को, और साथ आप दे सकते हो एंटीबायोटिक्स। इसकी ना स्टेजेस स्टेजेस होती हैं, अगर पहली या दूसरी स्टेज है तो हम ड्रेन कर सकते हैं। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है कि एक थिकनिंग बन जाती है मेम्ब्रेन की प्लूरा के बाहर,
तो हमने उस मेम्ब्रेन को जब तक नहीं रिमूव करेंगे ना तो इम्प्रूवमेंट नहीं होती। तो उसको कहते हैं हम डिकॉर्टिकेशन, रिसेक्शन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। ये हम ओपन भी कर सकते हैं और लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। साथ आप एंटीबायोटिक तो दोगे ही दोगे, बाकी सब कुछ भी जो एडमिट करना है और सब कुछ। ठीक है, समझ आ गई इस क्वेश्चन की सबको? नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35-year-old female presented with the painless lump in right breast. Complete workup of case was done and was diagnosed as carcinoma of breast. Stage 2 है modified radical mastectomy was done. Patient is interested in breast reconstruction. तो breast reconstruction के लिए क्या क्या options है हमारे पास? ठीक है, इसका आंसर तो छोटा सा ही है, लेकिन इसको थोड़ा अच्छा सा बना के लिखना है क्योंकि 5 मार्क्स के लिए है। तो आप लोग लिखोगे पहले तो 2 लाइन्स के अंदर कि हम बिल्कुल सर्जरी के बाद उसी वक्त भी हम इम्प्लांट कर सकते हैं, या हम थोड़े टाइम के बाद जब सर्जरी उसका उसका वो वुंड ठीक हो गया है तो फिर सेकेंड सर्जरी प्लान कर सकते हैं रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। ये 2 लाइन्स के अंदर लिख के फिर आप लोगों ने लिखना है कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सिलिकॉन प्रोस्थेटिक्स यूज़ कर सकते हो, लेटिस पर स्टारसाई का फ्लैप यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस का फ्लैप यूज़ कर सकते हैं। 3 ये चीज़ें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20-year-old male is brought to the emergency after road traffic accident. Examination revealed that patient is unconscious. GCS is 6. Blood mixed CSF from nose and ear is discharging and there is a bruise behind the ear. What type of head injury is the patient suffering from? इसको हम कहेंगे बेस ऑफ स्कल की इंजरी है। हम किसी एक फोसा को नहीं कह सकते। अगर हम वैसे देखें तो क्या होता है कि नेजल ब्लीडिंग और ये वाली जो चीज़ होती है CSF वेनियस फ्रॉम द नोज, ये इंटीरियर फोसा के अंदर हो जाएगा। मिडल के अंदर CSF ऑटोराइनोरिया होगा, ऑटोरिया होगा। उसके बाद पोस्टीरियर के अंदर होती है कि ब्रूजिंग बिहाइंड द ईयर होता है। तो बेस ऑफ स्कल जब इंजरी होगी ना तो सारे के सारे इन्वॉल्वमेंट यही होती है। तो इसीलिए किसी एक फोसा का नहीं कहना, बेस ऑफ स्कल की इंजरी है ये। हम इम्पॉर्टेंट साइंस क्या के साथ देखेंगे। इम्पॉर्टेंट साइंस के अंदर ना एक तो हम देख सकते हैं रकून आइज या तो पांडा आइज जिसको कहते हैं, वो देख सकते हो।
उसके अलावा ब्रूजिंग ओवर ऑसिपिटल रीजन के ऊपर देख सकते हो, ये दो साइन हो गए। उसके अलावा हम क्रेनियल नर्व की एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस देख सकते हैं, गैग रिफ्लेक्स देख सकते हैं, और फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब ये सारी इंजरी होगी ना तो नर्व्स भी डैमेज होंगी साथ, तो कोई वो चीज़ मिल जाएगी हमें। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, राइट डाउन द क्लिनिकल फीचर ऑफ क्रॉनिक लिम्ब आर्टीरियल स्टेनोसिस। ठीक है, इसके अंदर सारा का सारा कुछ हम स्टेप्स में लिख देंगे बना के, क्योंकि एक यही पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होगी, उसको आप थोड़ा सा एक लाइन में बता दोगे होता क्या है। उसके बाद क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया होगा, तो उसके अंदर अल्सर और गैंग्रीन हो सकता है। उसके बाद इस्कीमिक रेस्ट पेन हो सकती है, नॉन हीलिंग अल्सर होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो सकती है, टेम्परेचर जो होगा डिक्रीज हो जाएगा लिम्ब का, एट्रोफी ऑफ मसल्स हो सकती है, लॉस ऑफ हेयर और थिकनिंग ऑफ द टोज, और ये हो जाएगा, थिकनिंग ऑफ द टोज हो जाएगा। ये सब कुछ है जो कि हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50-year-old chronic smoker have presented in OPD with an ulcer in lower lip for last 6 months. On examination, ulcer is 2/3 in size with hard indurated edges and necrotic base. Clinically, patient has palpable lymph nodes in the neck. What is the investigation and treat the patient? ठीक है, ये लिप कैंसर है, स्क्वेमस सेल कैंसर होता है सबसे ज़्यादा कॉमन। बायोप्सी लेंगे अल्सर की और लिम्फ नोड्स भी, क्योंकि पैल्पेबल है तो लिम्फ नोड्स की भी बायोप्सी आप लोग लोगे। उसके अलावा सीबीसी और ईएसआर आप लिख सकते हो एडिशनल साथ। सर्जरी करेंगे, सर्जरी कैसे करते हैं? सर्जरी में आप लिखोगे अगर स्मॉल ट्यूमर है लेस देन 2 सेंटीमीटर का, तो हम वी या डब्ल्यू शेप में एक्सजन करेंगे उस जगह की और क्लोजर कर देंगे। अगर हमारे पास ज़्यादा बड़ा है ट्यूमर जिसने लिप का ज़्यादा पोर्शन कवर किया हुआ है, तो उसको रिमूव करने के बाद हम रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं फ्लैप से। फ्लैप कहाँ से लेंगे? अपने आप फोर आर्म से ले सकते हो या थाई से ले सकते हो। फ्लैप लेके रिकन्स्ट्रक्शन कर दोगे लिप की। मैं 12 वाला अभी करती हूँ रिपीट। डायग्नोसिस है लिप कैंसर या स्क्वेमस सेल कैंसर ऑफ लिप। थाई या फोर आर्म से ले सकते हो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए फ्लैप। अच्छा, अभी सबने कहा है कि 12 वाला रिपीट कर दें। 12 वाला, अच्छा 12 के फीचर्स बताने थे ना। इसके अंदर है कि इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होगी। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन क्या होती है कि उसको पेन होता है चलने पे, जब वो रेस्ट करता है इम्प्रूव हो जाता है पेन।
आप ये साथ लिख दोगे एक लाइन में, ठीक है। उसके बाद हो सकते हैं क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, उसके अंदर अल्सर और गैंग्रीन 2 चीज़ें आएंगी। उसके बाद होगा इस्कीमिक रेस्ट पेन, नॉन हीलिंग अल्सर, erectile dysfunctioning, decrease in the temperature of limb, atrophy of muscle, loss of hair, और लास्ट पे आप थिकनिंग ऑफ द टोज और नेल्स ये लिख सकते हो। एक पेपर हो गया, अब सेकंड करने लगे हैं हम 2018 का एनुअल। इसके अंदर क्वेश्चंस रिपीट होंगे, आप लोग बता देना फिर से सारा एक्सप्लेन करूँ कि नहीं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, यही फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे था। 30-year-old male presented in COT with simple undisplaced fracture of tibia. Doctor on duty applied plaster of Paris cast and discharged from the hospital. Next morning, patient presented with severe pain in leg and numbness and bluish discoloration of toes. अब इसको मैं फिर से सारा बताऊं कि नहीं ज़रूरत? हाँ, कंपार्टमेंट सिंड्रोम ही है। बाकी हम क्या करते हैं, कंपार्टमेंट सिंड्रोम वाले को एडमिट करेंगे, उसको हाइड्रेट अच्छा करेंगे, उसको आईवी फ्लूइड्स देने हैं आपने, उसके बाद एंटीबायोटिक देनी है, फिशियोटमी कर देनी है। नेक्रोसिस है तो नेक्रोसिस वाले पार्ट को रिमूव कर दोगे। अगर गैंग्रीनस पार्ट हो चुका है तो फिर एम्पुटेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये सारा ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि क्या क्या कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 40-year-old man give history of regurgitation and dysphagia. Endoscopic examination showed adenocarcinoma of lower end of esophagus. फर्दर असेसमेंट क्या करोगे, एनुमरेट स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन कौन सी करोगे और ट्रीटमेंट। ये कल वैसे डिस्कस हुआ था, फिर मैं बता देती हूँ, आप लोग बताओगे क्या है पहले। अच्छा, असेसमेंट के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, एंडोस्कोपी लिख सकते हो, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड लिख सकते हो, ब्रोंकोस्कोपी लिख सकते हो, उसके बाद सीटी चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस, ये तीन चीज़ें लिख सकते हो। क्योंकि जहाँ जहाँ पे जो मेटास्टेसिस होती है वो भी साथ हम इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं देखने के लिए। और स्टेजिंग के लिए हम क्या क्या करेंगे, TNM अगर हम स्टेजिंग कर रहे हैं तो टी का हमें कैसे पता चलेगा, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से आपको टी का साइज़ का पता चल जाएगा। और मेटास्टेसिस का एम, तो उसके लिए हम सीटी चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस करवा रहे हैं, उससे पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट क्या कर, और पेट स्कैन भी करा सकते हैं, वो लिवर का बता देगा कि लिवर के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक होता है पेट स्कैन, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद ट्रीटमेंट यू सजेस्ट, ट्रीटमेंट क्या सजेस्ट करोगे आप, ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप सारे के सारे लिखोगे कि अगर लोकलाइज्ड डिजीज़ है, सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे कि सिर्फ अगर डिस्प्लेजिया है तो एंडोस्कोपिक हम रिसेक्शन कर सकते हैं। अगर है हमारे पास लोकलाइज्ड डिजीज़ मतलब T1A एंड N0 तो हम एसोफेजेक्टमी कर सकते हैं। अगर T1B और T2 तक चला गया है ना तो एसोफेजेक्टमी और लिम्फ नोड की रिमूवल भी करना है साथ, ठीक है। उसके बाद अगर T3 पे चला गया है तो एसोफेजेक्टमी, लिम्फेडिनेक्टमी और साथ आप रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ऐड कर सकते हो।
T4 वाले को आपने पेडिएशन ही करनी होती है। जैसे अभी पेशेंट है ना, इसके अंदर उसने बताया नहीं है कौन सी स्टेज है, ना हम हमारे से पूछा है, तो आप एक लाइन में ना, एक लाइन में बता दो कि स्टेज 1 को ये करेंगे, 2 को ये करेंगे, 3 को ये करेंगे। इस तरह से ना मार्क्स मतलब काटने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा उसके पास। लिख दो तो ज़्यादा अच्छी बात है, जो आता हो वो लिख देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30-year-old female is case of ulcerative colitis for 12 years, presented in emergency ward with complaint of severe abdominal pain, distension and loose motion. What is your diagnosis? Diagnosis लिखें। अच्छा, इसका ना सबने डिफरेंट आंसर किया है। वैसे इसका डायग्नोसिस है टॉक्सिक मेगाकोलोन। जो लोग कह रहे हैं ना कि होगा परफोरेशन, अगर आएगा ना परफोरेशन तो वो पेरिटोनाइटिस वाले सिम्टम होंगे। टेंस टेंडर एब्डोमिन, वो वाली चीज़ होगी, साथ रिजिडिटी गार्डिंग, ये वाली चीज़ बताएगा। अभी नहीं बताया उसने। उसके अलावा जो फल्मिनल कोलाइटिस कह रहे हैं, फल्मिनल कोलाइटिस के साथ ना उसको मेंशन करना चाहिए कि 10 से ज़्यादा स्टूल्स पर डे हैं, और लैब्स का बाकी बताए, फीवर का बताए साथ मेंशन करके, और एल्ब्यूमिन बताए कि 3 से कम हो रहा है, और ये सब चीज़ें जब बताएगा तो पता चलेगा। इसको हम टॉक्सिक मेगाकोलोन ही कहेंगे। स्फीयर एब्डोमिनल पेन, ये वाली चीज़ जो होती है ना, वो टॉक्सिक मेगाकोलोन के साथ आती है वैसे। ठीक है, आपने मैनेज कैसे करना है पेशेंट को। टॉक्सिक मेगाकोलोन वाले को ना एडमिट कर लेते हैं फ़ौरन से हम लोग। उसको हाइड्रेट करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी लैब्स सबसे पहले तो भिजवाते हैं। लैब्स के अंदर आपने क्या क्या भेजना है, सीबीसी, ईएसआर और वाइटल्स देखोगे, एक्सरे कराओगे, ताकि हम देख सकें कि कितना है उसका ट्रांसफर्स कॉलोन का कितने सेंटीमीटर तक है। हमने टॉक्सिक मेगाकोलोन तो कह दिया है, वैसे उसको खुद मेंशन करना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही है। और इसको उसके बाद क्या करेंगे, सर्जरी प्लान करेंगे। सर्जरी के अंदर क्या करते हैं